Hello everyone, welcome to Star City Network News. कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 3 दिवसीय किसान मेला आज से शुरू हो चुका है। आज कृषि मंत्री ने किया इस किसान मेला का उद्घाटन। पूरा भारतवर्ष किसानी पर टिका हुआ है। आज भागलपुर में हर जिले से किसान एकत्रित हुए थे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में 3 दिवसीय किसान मेला का शुभारंभ आज से हुआ। कृषि मेला का उद्घाटन कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, सांसद अजय मंडल, कुलपति आर.के. सोहाने ने दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर किया। किसान मेला 22 फरवरी तक आयोजित होगा। मेले में 160 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं। इस वर्ष के किसान मेले का विषय तकनीक आधारित खेती के लिए युवाओं का सशक्तिकरण रखा गया है। 3 दिवसीय मेले में तकनीक तत्वों में कौशल विकास व्याख्यान, किसान वैज्ञानिक संवाद, कृषि उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मेले में भागलपुर समेत आसपास के जिलों में नए नए तरह के औषधीय पेय पदार्थ, फल फूल, साग सब्जी के स्टॉल व नए नए कृषि तकनीकी के स्टॉल लगाए गए हैं। कृषि मंत्री ने बारी बारी से सभी स्टॉलों व पशु मेला का भी भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मेले से किसानों को बढ़ावा मिलेगा और इससे किसान काफी कुछ सीखेंगे। बिहार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। आपदा प्रबंधन के लिए सरकार काम कर रही है और किसान भी आपदा से निपटना जानते हैं। बताते चले कि मंच पर कृषि मंत्री कृषि विभाग के रेडियो चैनल का भी उद्घाटन किया। साथ ही कई तरह की पत्रिका व पुस्तक का भी विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मंच पर अजय मंडल, कुलपति आर.के. सोहाने, पीरपैंती विधायक ललन पासवान, सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, बीएयू के मीडिया प्रभारी ईश्वर चंद्र समेत 5 जिलों के किसान मौजूद थे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में आरकेवीआई रफ्तार अंतर्गत केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा सबौर एग्री इंक्यूबेटर्स परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है। नवोमेंष तथा कौशल विकास अधिकारी किए जाएंगे। इस परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में उद्यमिता विकास हेतु सकारात्मक वातावरण का सृजन, परंपरागत खेती का बाजार के लिए तैयार करना अर्थात बनाना, साथ ही राज्य के युवाओं को जॉब प्रोवाइडर बनाना है।
माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि 90.8 FM ग्रीन रेडियो स्टेशन का ऑनलाइन प्रसारण आपके द्वारा शुभारंभ किया जाए। जी के द्वारा आपके समक्ष कृपया तालियों की कमी ना करें। ये साहित्य आप ही को समर्पित है किसान भाई और बहनों, आप इनसे लाभ उठा सकते हैं। नारियल का बना सजा दीजिएगा तो यहाँ से जम के पूरे जीवन को न्यौछावर करते हुए बिना कोरोना का परवाह करते हुए उन्होंने निरंतर सेवा की। हमारे किसान बंधु के लिए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने बीज उत्पादन की और आज हम बिहार स्टेट 10% तक इस कोरोना काल के दौरान सीड प्रोडक्शन किए और हम सीड में सफिशिएंट सर इधर आइए सर। ये हमारा डेवलप क्या वेराइटी है सर, सबन निर्जल है सर, ये कम पानी में अच्छा उपज देती है सर। हाँ, यहाँ पर डेवलप किया हुआ है समृद्ध, ये निर्जल है सर। इन्होंने सत्तू, गुड़ और इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैम इधर एक बार देख लीजिएगा। समय हमारे पास बहुत कम है। मंत्री महोदय जी कुछ क्षणों में चढ़ाना चाहते हैं। बिहार सरकार श्री अमरिंदर बनारसी का पूर्ण विशेष से स्वागत करें। हाँ, ये अचार है, लहसुन का है, बिक्री के लिए भी आपको खुरमा भी है। पराली जलाने से जो दुष्प्रभाव होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, ग्लोबल वार्मिंग होता है और जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं उसके बारे में ये पूरा मॉडल है कि हम लोग पराली जलाते हैं तो उसके धुएं से जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है वो ग्रीन हाउस गैस में होता है। उसके बाद हमें और जो विजिबिलिटी प्रॉब्लम होती है, जो दिल्ली और यूपी में जो फॉग के इश्यूज़ हैं, स्मोक के इश्यूज़ हैं, वो इसी पराली जलाने की वजह से होते हैं जो पंजाब हरियाणा में जलाए जाते हैं। उसी के बारे में इस मॉडल में बताया गया है। अपना परिचय दें। मेरा नाम गरिमा सिंह है, मैं PhD स्टूडेंट हूँ फ्रॉम एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। मृदा विभाग विज्ञान में हमने यहाँ पे 3 इकाइयों को दिखाने की कोशिश की है, जिसमें मृदा जांच प्रयोगशाला, जैव उर्वरक इकाई एवं अजोला संवर्धित वर्मी कंपोस्ट यूनिट को हमने दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ पे हमारा लक्ष्य ये है कि इन सभी अनुसंधान शाखाओं से ट्रेनिंग लेकर, प्रशिक्षण लेकर युवा आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी सिलसिले में हमने एक छोटी सी युवा के स्तर पे हमने एक मिनी लैब को स्थापित किया है, एक प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित किया है। इस प्रशिक्षण केंद्र पे प्रशिक्षण केंद्र से हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण लेकर आगे गांव में, देहात में और ब्लॉक स्तर पे इस तकनीक को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। तो ये निश्चय ही एक युवा के रोजगार के क्षेत्र में और संभावनाओं के क्षेत्र में एक अच्छा साबित हो सकता है। उसके बाद हमने आत्मनिर्भर बढ़ने के साथ ही साथ हमने इन्वायरमेंट को भी सशक्त बनाने की कोशिश किया है, जिसके तहत हमने जल जीवन हरियाली के मिशन को जल संग्रहण और वर्षा जल संरक्षण के माध्यम से दिखाया है। क्योंकि इन्वायरमेंट को भी
संभालना वो एक युवा की ही जिम्मेदारी है। तो इस माध्यम से हमने जल जीवन हरियाली के कंसेप्ट को यहाँ जल संग्रहण को करके हमने एक सशक्ति की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इसके लिए भारत सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय को चुना है। इसके लिए भी उन्होंने 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है और हमें विश्वास है कि सेंटर के माध्यम से जो माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि हम अपने जो प्रोडक्ट हो रहे हैं 1 क्रॉप 1 डिस्ट्रिक्ट, उनको हम कैसे अधिक से अधिक किसानों तक उनको कैसे हम प्रोसेसिंग कर सकें। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इस सेंटर के खुलने से हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन हरियाली, उस कार्यक्रम के तहत पहले हम लोग 8 जिलों में काम कर रहे थे। अब हम लोगों ने 30 जिले और ले लिए हैं। 38 जिलों में हमारा ये काम शुरू हो गया है और माननीय कृषि मंत्री जी ने सुबह हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जो परियोजना में अंतर्गत ड्रॉप लगी उनको निरीक्षण भी किया और वहाँ पे खेत पाठशाला में हमारे किसानों को आशी वचन भी दिया। और वोकल के उद्देश्य से ये बिहार की ही कंपनी है जिसका नाम है महावीर बजरंग एग्रो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी पौधों के बचाव के लिए, उनके सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए पूरा ये प्रोडक्ट बनाती है। ये कीटनाशक से लेकर के खरपतवारनाशक, फफूंदनाशक, कीटनाशक और पौधों के विकास हेतु टॉनिक वगैरह, हार्मोन्स, ये सब ये बनाती है। कैसा लग रहा है किसान मेला में आकर? किसान मेला में ये लग रहा है कि किसान काफ़ी जागरूक हैं, उत्सुक हैं और किसान मतलब ये आकर देखना चाहते हैं। हमारे स्टॉल पर भी अब तक कई किसान आ चुके हैं और काफ़ी मतलब इससे कुछ सीखना भी चाहते हैं कौन प्रोडक्ट किस काम में आएगा। एजेंसी के प्रोपराइटर हम प्रीतम सिंह आपका स्वागत करते हैं भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर मेला में। हमारा हावड़ा मोटर एजेंसी ट्रैक्टर पार्ट्स और एग्रीकल्चर के संबंधित सारे इक्विपमेंट्स बिक्री करती है। इस किसान मेला में आपको आकर कैसा लग रहा है? इस किसान मेला में आकर के हमें बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के पब्लिक भी बहुत अच्छा रिस्पांस ले रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं सभी तरह के मशीन को। क्या उम्मीद करते हैं आप? यहाँ उम्मीद करते हैं कि यहाँ के लोग बहुत जागरूक किसान सब हैं और वो अच्छी मशीन को पसंद करते हैं। उम्मीद है कि हमारा भी व्यापार बढ़ेगा। प्रोडक्ट है, पूरे बिहार लेवल का ये मेला है तो सबके पास जाएगा, सब समझेंगे, जानेंगे और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट का पूरा डिमांड है। अपना परिचय दें। मैं रविशंकर पांडे हूँ। रविशंकर पांडे मंदार एग्रोचर कंपनी की तरफ से हूँ और फीडा मिशन से जुड़े। येलो रस्ट एक बीमारी आती है यहाँ पे गेहूँ, जो गेहूँ के लिए बहुत ही नुकसानदेह बीमारी है। तो वो बीमारी यहाँ तो हमेशा नहीं आती है, गेहूँ के सीज़न में आती है, लेकिन जो उसका ऑफ सीज़न होता है वो नीलगिरी हिल्स का एक पाथवे है, वो उस तरीके से पूरे उत्तर भारत में वो बीमारी जो है पूरी चली आती है। उसको हम लोग एक ट्रैप के माध्यम से देखते हैं कि वो बीमारी कहाँ कहाँ किस तरीके से किस रूट से आती है, उसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमको उसमें ये बात पता चल जाती है कि कैसे किस तरह से बीमारी आ रही है, किस रास्ते से आ रही है, तो हम लोग उसी हिसाब से अपना पहले से ही प्रिकॉशन लेते हैं। डिजीज़ मैनेजमेंट के लिए अपना हम लोग जो हमारे पास में मेजर्स हैं उसको फॉलो करते हैं। अपना परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अंसार है, पौधा रोग विभाग से।
मसाला, सत्तू, सारी तरह के मसाले, दाल मोठ, गुड़, हर चीज़ बनता है और इसमें महिलाएं काम करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। मेरे ग्रामोद्योग में लगभग 25 से 30 महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है और महिलाओं के रोजगार के साथ साथ वहाँ के लोग जो किसान लोग हैं उनका जो सामान सस्ते दाम में जाता था उसको हम लोग अच्छे दाम दे के और उस सामान को खरीद के और फिर उससे सामान तैयार करते हैं और सामान तैयार करके फिर बाज़ार में हम लोग अच्छे रेट में बेचते हैं। इससे क्या होता है कि किसानों को भी फ़ायदा होता है और हम लोगों का भी और औरतों का भी रोज़गार मिल रहा है। तो ऐसे करके अभी हम लोग चला रहे हैं। उम्मीद है कि आगे यदि सरकार से हम लोग को सहायता मिले तो इसे और बड़ा रूप दे के और आसपास के बहुत सारे मजदूरों को हम लोग इससे जोड़ सके जो कि बाहर जाके कमाते हैं। तो हम लोग उन लोगों को चाहते हैं कि वो लोग बाहर ना जाएं और यहाँ अपने यहाँ लोकल में काम करें और लोकल में काम करके अच्छे शुद्ध सामान का प्रोडक्शन करें और फिर आसपास के लोगों को सप्लाई दें। इस किसान मेला में आकर आपको कैसा लग रहा है? इस किसान मेला में आके मुझे बहुत खुशी होती है। मैं पिछले साल पहली बार आई थी तो मेरे अंदर मतलब उतना पहले मुझे इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन पिछले बार आके बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ जिससे कि अभी कुछ प्रोग्रेस मेरे अंदर आया है। मैं और लोगों को जागरूक करके बहुत सारे लोगों को इसे देखने के लिए बुलाई हूँ ताकि वो लोग जब इसको देखें उनके अंदर भी उत्साह पैदा हो और वो लोग भी कुछ काम कर सके। अपना परिचय दें। मेरा नाम नैना उपाध्याय हुआ, मेरा घर पीर 35 श्रीनगर है। इस स्टॉल में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बेस्ड है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास कितने रिसोर्सेज रहते हैं। उसका एक मेन कंपोनेंट है क्रॉपिंग सिस्टम। आपको फसल लेनी होगी क्योंकि आप कोई भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग कोई भी जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप इसमें कंपोनेंट्स चूज करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्रॉपिंग सिस्टम एज अ मेजर कंपोनेंट होता है। अदर कंपोनेंट जो होते हैं किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से लेता है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं। इससे आया हुआ जो वेस्ट होता है क्रॉपिंग सिस्टम से जो रेजिड्यू वेस्ट होता है वो हमारे लाइफ स्टॉक यूनिट में जाता है। जो लाइफ स्टॉक यूनिट में गाय और भैंस वगैरह जो भी आपके पास है उसके खाने के लिए फीड के लिए यूज़ होता है। इसका जो वेस्ट होता है इसको हम लोग बायोगैस प्लांट में डालते हैं और गैस को हम लोग एज फ्यूल यूज़ करते हैं घर में और जो बचा हुआ इसका मेन्योर है ये हम लोग वापस क्रॉप्स में डालते हैं। तो एज अ खाद की तरह वो क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ बी कल्चर, मधुमक्खी पालन, बतख पालन और मछली पालन भी करते हैं। तो ये हिसाब मतलब किसान की सहूलियत के हिसाब से वो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं। हमने सारी कंपोनेंट दिखाए हैं जिस किसान को जो ठीक लगे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का मॉडल। काम कर रहे हैं और लास्ट ईयर हम यहाँ पे आए थे। हमारा ऑफिस यहाँ बिहार में पूर्णिया में है और पूना में भी ऑफिस है हमारा। लास्ट ईयर डीसी सर ने हमको इनवाइट किया था, यहाँ पे हम आए थे। उसके इससे हम लोग वैल्यू एडिशन ऑफ मखाना पे काफ़ी काम कर रहे हैं। हमारे पास आपको मखाना के खीर मिक्स, इंस्टेंट खीर मिक्स, लड्डू, डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ 14 फ्लेवर्स ऑफ मखाना है। हमारा कॉन्सेप्ट है मखाने का फार्म कल्टीवेशन से लेके एक्सपोर्ट तक हम वन रूफ के अंदर करते हैं। आगे आपको अगर बता दें हम लोग मखाना के अंदर में बेसिकली मखाना बिहार का प्रोडक्ट और बिहार में होता है। जनरली मैडम पुणे की रहने वाली, पुणे में हमारा सब सेटअप है, लेकिन क्योंकि हम लोग को मखाना एक्सटेंड करना था तो हम लोग बिहार के अंदर में आए और हमारा आज के डेट में जो बिहार में काम है कल्टीवेशन से लेकर फार्मिंग से लेकर के उसका प्रोसेसिंग से लेकर के उसका पैकेजिंग और रेडी टू ईट करके और एक्सपोर्ट तक का काम है मखाने के अंदर में। और ये हम लोग पिछले 1 साल से कर रहे हैं यहाँ पे। किसान मेला में आकर कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छा लगा। क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, डेफिनेटली जो साइंटिफिक तरीके से काम होगा तो ज़रूर डेवलपमेंट पॉसिबल है। और जैसे सीड्स को निकालने के लिए मशीन लगा हुआ था और बहुत सारा डेवलपमेंट दिख रहा है और उम्मीद करते हैं कि डेवलपमेंट के साथ हम लोग भी आगे बढ़ के अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के काम करेंगे। अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित हुआ और ऑर्गेनिक क्षेत्र में डायरेक्टर हूँ। तो जो सर हम लोग का सर अब इस बार किसान मेला का जो थीम है सर कि अपने को सर जो भी यंगस्टर हैं उनको प्रमोट करना है सर। उनके लिए सर रोजगार के नए नए आयाम को सर लाने। तो यहाँ सर इस सर मॉडल की सर मदद से सर हम ये सर बताना चाह रहे हैं कि जैसे सर बांस का सर पेड़ है जिसमें सर प्रॉब्लम क्या आती है 20 साल 25 साल 30 साल में एक बार सर फ्लावरिंग होता है। तो सर इसमें क्या है यदि किसान फ़ायदा उससे कमाना चाहे तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो सर टिश्यू कल्चर के सर मदद से सर हम छोटे छोटे प्लांटर्स तैयार करेंगे और उसको सर जब हम फार्मर्स के पास भेजेंगे, जब फार्मर उनको अपने खेत में लगा के जब फ़ायदा कमाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि जो उनके जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें वृद्धि होगी।
एक तो ये हुआ सर, दूसरा ये हुआ कि टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी यदि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आए या यदि हर एक कमिश्नरी टाउन में आए सर, जो सर ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो रहे हैं सर, उनके लिए भी सर नए नए रोजगार का आयाम आएगा। एक तो ये हुआ सर, दूसरा क्या हुआ कि सर जैसे रोजगार आएगा, जब उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ेगी, तो सर ये एक सीड प्रोसेसिंग लेबोरेटरी यहाँ लगाया गया है। इसमें क्या है सर कि जैसे बीज का सर क्वालिटी का सर इम्प्रूवमेंट करके फिर यदि सर मार्केट में सर बेचा जाए ग्रेडिंग करके, तो ऑब्वियसली सी बात है, इससे सर और भी ज़्यादा मात्रा में उनको फायदा होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा पूरे तरीका से सर फोकस है कि किसान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को सर बढ़ाया जाए। अपना परिचय दें। मेरा नाम सर दिनकर है सर, मैं यहाँ पे MSc AG जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का छात्र हूँ। आप सब इस मेला का हिस्सा बने, और हिस्सा इसलिए बने कि आपने अपने उत्पाद का यहाँ प्रदर्शन किया है, आपने स्वयं जिसे पैदा किया है, या आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है, उसको किस रूप में रखें कि आसानी से किसान और सरकार दोनों उसको ग्रहण कर सकें। ये बात समझ में आई, मैंने देखा, मैं बड़ा प्रभावित, अपने बच्चों को देखा, अपनी बच्चियों को देखा, किस उत्साह के साथ इनोवेटिव आइडिया उनके पास है, उसका प्रदर्शन लोगों ने किया, वो देखने लायक है, वो काबिल तारीफ है। हम मान सकते हैं कि हम दुनिया के कई देशों से कई गुना अधिक आगे बढ़े हैं, केवल कर्मों के हिसाब से नहीं, कर्तव्यों के पालन के भी हिसाब से। दुनिया हमारे वो देख रही है, जब दुनिया पर संकट आया है, उस संकट का सामना हिंदुस्तान ने, भारतवर्ष ने बड़ा और पूरी शक्ति के साथ उसका किया है। कोरोना काल में कई देश हिल गए, लेकिन भारत नहीं हिल पाया। कोरोना का आक्रमण, कोरोना का हमला भारत को नहीं हिला पाया। इसका क्या कारण है? जब कारणों की मीमांसा होती है, जब कारणों को जानने की कोशिश करते हैं, तो यह बात सामने आती है कि यह किसान ही थे जो इस संकट का सामना सफलतापूर्वक देश कर सका है। ये सब जो है नया टेक्नोलॉजी जो भी एग्रीकल्चर में आ रहा है, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब अभी ये रिसेंट ही मतलब डेवलप हुआ है, तो इससे हम लोग मतलब एग्रीकल्चर में यूज़ करके क्रॉप्स का प्रोडक्शन, इफ़िशियंसी ये सब बढ़ा सकते हैं। जैसे ये हाइड्रोजेल है, ये एक फर्टिलाइज़र, ये नैनो फर्टिलाइज़र, जो कि हम लोग मेनली अगर वीट के क्रॉप में यूज़ करेंगे, तो जैसे नॉर्मल उसमें 6 इरिगेशन हम लोग देते हैं, लेकिन हाइड्रोजेल का यूज़ करेंगे, नैनो हाइड्रोजेल, तो वो बस एक इरिगेशन से ही उसका काम हो जाएगा। 250 kg पर बीघा अप्लाई करते हैं, और इससे वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो फील्ड का वो इंक्रीज़ होगा, फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी, यही काम है इसका। अपना परिचय। माई सेल्फ श्रुति कुमारी, MSc सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। आयोजन किसानों को बढ़ावा देगा आइक में? ये तो है, उद्देश्य तो यही है कि किसानों को बढ़ावा मिले, किसान यहाँ आके जो प्रदर्शन हुआ है उसको देख के, सुन के, समझ के अपने यहाँ जाएं और ये प्रयोग अपने यहाँ करें। जो बजट पेश किया गया सर, उसके बाद जो बिहार में भी रणनीति बनाई जा रही है बजट को लेकर किसानों के लिए। बिहार में जो कृषि नीति बनी है पहले से, आप जानते हैं कि रोड मैप का ये तीसरा हिस्सा अभी चल रहा है 2022 तक। इसमें 2022 तक किसानों की बिल्कुल पक्के तौर पर दुगनी आय करने का उसमें फैसला लिया गया है, और आप देख रहे हैं कि आय दुगनी नहीं 4 गुना भी हो रही है, 5 गुनी आय बढ़ रही है, 10 गुनी, 20 गुनी आय बढ़ रही है। उसका उदाहरण एग्जीबिशन में देखने को मिल रहा है। सर, क्योंकि बिहार जो है वो एक बाढ़ से ग्रसित प्रदेश है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट में बजट में क्या एक्सपेंडिचर आया है? बजट का एक्सपेंडिचर तो बजट में आएगा, उसको पहले हम नहीं कह सकते। बजट तो बजट में आएगा तो मालूम पड़ेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के क्या प्लान किया? लेकिन अब डिजास्टर पर बात करने लगे। कृषि में डिजास्टर कुछ भी नहीं है। डिजास्टर जो है उसका सामना सरकार करती है।
देखिए जो किसान है ना, वो किसान डिजास्टर का मुकाबला करना जानता है। भारत का किसान, ओला पड़ना, अधिक वर्षा होना, बाढ़ आ जाना, फसल सूख जाना, उन सबसे किसान लड़ते हैं और सरकार भी उस मोर्चे पर लड़ रही है। सब कुछ और सारे तौर तरीकों से लैस होकर के सरकार ने प्रोत्साहन निवेश कृषि नीति बनाई है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। उसी कृषि नीति का परिणाम है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और लोग आकर्षित हुए हैं और IIT, IIM के जो प्रतिभाएं हैं वह अपनी बड़ी आमदनी छोड़ करके खेती की ओर आकर्षित हुए हैं और आ रहे हैं। जैसा कि हमारे इस बार का थीम है युवाओं का सशक्तिकरण कृषि की तकनीकों के आधारित। यहाँ हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग सेंटर दिखाए हैं जहाँ पे किसानों को ट्रेन किया जाएगा इन सभी तकनीकों के बारे में। सबसे पहले हम लोग नर्सरी रेस करेंगे। यहाँ ये रोडवे बनाए गए हैं, इसमें हम लोग हाई वैल्यू क्रॉप्स लेंगे जिसको हम लोग पॉली हाउस में उगाएंगे। उस पॉली हाउस के थ्रू फिर उसका ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ग्रेडिंग और पैकेजिंग करके हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू पूरे देश के सभी मार्केट से उसको जोड़ेंगे। जो भी चीज़ें बच जाएंगी उनको हम लोग प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके बेचेंगे। उसको स्टोरेज के लिए ज़ीरो एनर्जी कूल चैम्बर यहाँ दिखाया गया है। इसके अलावा जो लाभकारी सब्जियाँ हैं जैसे कि सहजन, इसकी खेती कर सकते हैं किसान। जिन किसानों के पास इतनी आय नहीं है कि वो लोग मशीन खरीद सके, वो लोग कस्टम हायरिंग सेंटर जहाँ पे उन्हें भाड़े में सभी तकनीकें मिलेंगी, सभी मशीनों को दिया जाएगा, वो उसका खरीद सकते हैं। इसके अलावा मल्टी लेयर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कम जगह में बहुत सारी क्रॉप को हम लोग ले सकते हैं जिससे किसान को ज़्यादा आमदनी होगी। इसके अलावा एक नया रिसर्च जो अभी चल रहा है स्पीड ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे हमारा समय व्यतीत होता जा रहा है, क्लाइमेट ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, इसके कारण हमें उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि हम 8 से 10 साल में कोई नई वैरायटी लाएं। तो स्पीड ब्रीडिंग हम लोगों का एक साधन है जिसके थ्रू हमारा वैरायटी बहुत ही कम ड्यूरेशन में तैयार हो जाएगा और इससे फिर किसानों को लाभ मिलेगा। अपना परिचय दें। मैं दीपशिखा कुमारी हूँ। इस स्टॉल में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बेस्ड है कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनके पास कितने रिसोर्सेज रहते हैं। उसका एक मेन कंपोनेंट है क्रॉपिंग सिस्टम। आपको फसल लेनी होगी क्योंकि आप कोई भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, कोई भी जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से आप इसमें कंपोनेंट्स चूज़ करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट क्रॉपिंग सिस्टम एज अ मेजर कंपोनेंट होता है। अदर कंपोनेंट जो होते हैं किसान अपनी सहूलियत के हिसाब से लेता है, उसके पास जितने रिसोर्सेज हैं। इससे आया हुआ जो वेस्ट होता है क्रॉपिंग सिस्टम से, जो रेजिड्यू वेस्ट होता है वो हमारे लाइफ स्टॉक यूनिट में जाता है। जो लाइफ स्टॉक यूनिट में गाय और भैंस वगैरह जो भी आपके पास है उसकी खाने के लिए, फीड के लिए यूज़ होता है। इसका जो वेस्ट होता है इसको हम लोग बायोगैस प्लांट में डालते हैं और गैस को हम लोग एज फ्यूल यूज़ करते हैं घर में, और जो बचा हुआ इसका मेन्योर है ये हम लोग वापस क्रॉप्स में डालते हैं। तो एज अ खाद की तरह वो क्रॉप के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ बी कल्चर, मधुमक्खी पालन, बतख पालन और मछली पालन भी करते हैं। तो ये हिसाब मतलब किसान की सहूलियत के हिसाब से वो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स यूज़ करके हमने सारे कंपोनेंट दिखाए हैं जिस किसान को जो ठीक लगे वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का मॉडल। देश में जय जवान जय किसान। मित्रों, अब इस नारा में कुछ जोड़ने की जरूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जोड़ा, इस नारा को आगे बढ़ाया। सिर्फ जय जवान जय किसान से अब काम चलने वाला नहीं है। अब नारा जो बढ़ा है, नारा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अब विज्ञान के बगैर किसानी आगे नहीं बढ़ सकती, तो विज्ञान को भी इसमें जोड़ा गया। मित्रों, मैं अपनी जो अनुभव है, जो अध्ययन है, मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं कि मैं स्टडी टूर पर अपने पड़ोसी देश भूटान गया था। भूटान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है और वहां पर एक व्यक्ति भी दुखी नहीं है। आज जब मैं वहां गया और मैंने देखा कि किसान का जो कृषि प्रधान देश है, वो फूड प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। कृषि प्रधान देश है और एक कृषि प्रधान देश
किस तरह से दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में शुमार हो सकता है, बगल के देश, अपने पड़ोसी मित्र देश भूटान को देखकर हमें सीखना चाहिए।